23 जुलाई 2026 को इंडिया बुल्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली नंबर अनाउंसमेंट किए हैं, यानी कि FY27 के तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जो कि मर्जर के बाद दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट है। और इस बार आंकड़े में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन सवाल यह आता है, क्या यह संकेत एक अच्छा क्वार्टर है या वास्तव में टर्नअराउंड की स्टोरी की शुरुआत यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि जो लोग इंडिया बुल्स के स्टॉक से के रिलेटेड वीडियो से मुझसे जुड़े हुए हैं, और इस टॉपिक के ऊपर मैं अक्टूबर नवंबर से कंटिन्यू आपके लिए जानकारी लेके आ रहा हूँ इंडिया बुल्स लिमिटेड के ऊपर, और आपके पास हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के रिलेटेड मैं आप तक के मुहैया कराता हूँ। और आज भी जैसे ही मुझे पता चला कि इंडिया बुल्स ने अपने FY27 के Q1 के नंबर अनाउंसमेंट किए हैं, तो मैं आपके लिए ये जानकारी लेके आया हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा नंबर है जिसमें मैंने बताया था आपको पिछले नंबर में कि जब कंपनी ने अपना डीमर्जर के बाद में पहला क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट किया था, तो कंपनी ने जो बैलेंस शीट पे बताया था प्रॉफिट का, वो सिर्फ एडजस्टमेंट का प्रॉफिट दिखाया था। यानी तीन कंपनी मिलकर एक कंपनी बनी थी, जैसे कि धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस। ये तीनों सर्विस कंपनियों का आपस में मर्जर हुआ। मर्जर होने के बाद में एक कंपनी बनी जिसका नाम था इंडिया बुल्स लिमिटेड। अब जब कंपनी ने अपना पहला रिजल्ट अनाउंसमेंट किया, तब यहाँ पे जो डेटा निकल के आया था वो अकाउंटिंग के आधार पे देखने में मिला था कि जो कंपनी ने उस समय प्रॉफिट दिखाया था, ये प्रॉफिट सिर्फ हमें पेपर पे देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होते हुए नजर आएंगी, क्योंकि इस क्वार्टर में आपके सामने वो इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाली है जिसमें ये पता चलेगा कि क्या एक्चुअल कंपनी अब अपने बिजनेस से इनकम जनरेट कर रही है। अगर हाँ, कंपनी अपने बिजनेस से इनकम जनरेट करने लग रही है, कैश फ्लो बनाने लग रही है, तो यहाँ से हमें टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत होती हुई नजर आने वाली है। तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 2 पार्ट में वीडियो बना के बताने वाला हूँ। ये आपको पहला पार्ट देखने को मिलेगा जिसमें मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और पार्ट 2 में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे बताऊंगा कि इस स्टॉक में किस प्रकार के टेक्निकल लेवल्स बनते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहिए, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही है। अगर हाँ, तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, प्लान करेंगे। और जो नए इन्वेस्टर है जो इंडिया बुल्स के स्टॉक में एंटर करने का प्लान कर रहे हैं, उनको यहाँ पे डेटा को आराम से समझना चाहिए कि एक्चुअली अभी जो क्वार्टरली नंबर अनाउंसमेंट हुए हैं इसमें इंडिया बुल्स लिमिटेड का डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कंपनी का रेवेन्यू। तो कंपनी की अगर सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स हुई है 359 करोड़ रही। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की तिमाही में सेल्स ओनली 92 करोड़ की थी। यानी लगभग अगर यहाँ देखा जाए तो 292% का सालाना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ ग्रोथ देखने को मिली। यह बहुत मजबूत ग्रोथ है, और यह दिखाती है कि मर्जर के बाद बिजनेस का आकार यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यानी एक बात समझ में यह आती है कि जब कंपनी का मर्जर हुआ तो मर्जर होने के बाद में यह पहला ऐसा क्वार्टरली रिजल्ट है जहाँ पे हमें कुछ उम्मीदें जागते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंपनी ने अपना किस प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 154 करोड़ तक के पहुंच गया है। यानी पिछले साल में देखिए तो यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओनली 14 करोड़ था। यानी 14 करोड़ से जो जंप लगा यहाँ पे वो लगा सीधा 154 करोड़ का। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है, जो इसके लिए एक पॉजिटिव साइन देखने में आता है। अब एक बात और आती है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का क्या कहता है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि OM इसी साल 15% था, और 43% का मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए एक मजबूत माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि बिक्री का बड़ा हिस्सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बदल रहा है, जो कि एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग साइन दिखाता है। अब यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, यानी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो टैक्स से पहले वो क्या कहता है। तो यहाँ पे PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़कर 161 करोड़ हो गया है, और पिछले साल ये केवल 7 करोड़ का था। अब आप देख सकते हो कि पिछले साल ये 7 करोड़ का था, और 7 करोड़ से अभी कितना हो गया है, 161 करोड़ का हो गया है। यानी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पे ये डेटा नंबर इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो करने के लिए प्लान कर रही है। लेकिन हम यहाँ पे डेटा पे और आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ कुछ ही पॉइंट के ऊपर कंपनी का पूरा यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ एक नंबर अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ एक नंबर खराब भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेट प्रॉफिट पे कि कंपनी ने किस प्रकार का अपना
नेट प्रॉफिट यानी कि टैक्स की इनकम को निकाल के जो कंपनी के पास में एग्जैक्ट मुनाफा आया है वो कितना आया है, तो यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आएगा। तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 141 करोड़ रहा, यानी कि 141 करोड़ का रहा, जो कि मार्च 2026 के क्वार्टर में ये प्रॉफिट 194 करोड़ था। इसलिए क्वार्टर वन क्वार्टर कुछ कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन पिछले साल की बात करते हैं जून की, तो जून में कंपनी लॉस में थी, यानी कि ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन देखने में आता है कि अगर कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है तो ये मान सकते हैं कि यहाँ से कंपनी जो है वो टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रही है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। अब यहाँ पे पूरे साल की तस्वीर देखते हैं कि पूरे साल की तस्वीर यानी कि TTM यानी कि 12 टिल मंथ के अनुसार अगर देखते हैं तो रेवेन्यू यहाँ पे 1101 करोड़, नेट प्रॉफिट 489 करोड़ और अर्निंग पर शेयर 1.86 रहा। यानी कि कंपनी के अंदर एक शेयर पे कंपनी इस समय ₹1.86 कमा रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाते हुए नजर आती है तो यह देखा जाता है कि कंपनी का बिजनेस आगे स्केल कर रहा है। और ऐसे में अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन पे एक नज़र डालते हैं तो कंपनी के वैल्यूएशन कुछ इस प्रकार से देखने में आता है कि 23 जुलाई 2026 को इंडिया बुल्स लिमिटेड के शेयर का लास्ट ट्रेड प्राइस 30.5 रहा और पी रेशियो इसका 14.7, इंडस्ट्रीज पीई 19.2 और बुक वैल्यू 13.3 रही। और प्राइस टू बुक की बात करें तो ये 2.3 रहा। यानी वैल्यूएशन बहुत महंगा यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। कंपनी के अंदर वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा एडजस्टेड दिखाई देता है। अब यहाँ पे रिटर्न रेशियो की बात कर लेते हैं। रिटर्न रेशियो पे एक नज़र डाल लेते हैं तो यहाँ पे ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 23.1%, ROCE 16.2% रही है। और दोनों के रेशियो अगर देखें तो अच्छे स्तर पे माने जा रहे हैं। अगर मान लो कि ROE ROCE 15% से ऊपर है तो वो अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट कैपिटल का उपयोग पहले से कहीं काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहा है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कंपनी कर्जे से जूझ रही थी, अब कंपनी को जिस प्रकार से मैनेजमेंट मिला है और उसके बाद जो इस समय कैपिटल आ रहा है उसका यूज़ वो अच्छी तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे एक आंकड़ा एक नज़र हम बैलेंस शीट पर डाल लेते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट क्या कहती है। तो डेप्थ की बात कर लेते हैं। इस समय कंपनी के ऊपर जो कुल कर्जा है वो है 459 करोड़ का है और डेप्ट टू इक्विटी ओनली 0.15 की देखने में आती है। यानी कंपनी पर कर्ज का दबाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने में नहीं आता है। अब कैश फ्लो की बात कर लें यहाँ पे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो देखने में आता है वो पिछले साल 5 करोड़ का था और अब बढ़ के ये 194 यानी कि 194 करोड़ हो गया है। यानी प्रॉफिट केवल अब यहाँ पे पेपर पे यानी कि कागज पे नहीं रहा बल्कि केस भी बनने लगा है। जैसा कि जब इंडिया बुल्स के लिमिटेड ने अपना पहला क्वार्टरली नंबर अनाउंसमेंट किया था तब मैंने बताया था कि कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट दिखाया है वो पेपर पे दिखाया है, कागज पे दिखाया है कि एक्चुअली कंपनी के बिजनेस से कितनी इनकम आ रही है वो पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब के बाद जो क्वार्टरली नंबर यहाँ पे इंडिया बुल्स लिमिटेड ने अनाउंसमेंट किया है उसमें ये पता चल रहा है कि अब जो प्रॉफिट है वो कागज से हटके यहाँ पे केस में देखने में आ रहा है, जो कि इसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक नज़र हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करते हो, अगर पेनी स्टॉक है या कोई रेपुटेड कंपनी का स्टॉक है तो सबसे पहले हमें उस स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग देखना चाहिए। अगर प्रमोटर स्ट्रांग है तो ये देखने में आता है कि कंपनी आगे अपने बिजनेस को स्केल कर सकती है, बिजनेस इसका मजबूत देखने में आता है। जितने ज़्यादा प्रमोटर किसी कंपनी में होंगे ये माना जाता है कि कंपनी उतनी स्ट्रांग होती है। अब मैं आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो इस समय इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 32.91% की है और एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो ये लगभग 17% की है और डीआईआई होल्डिंग करीब 0.11% की है। अब एक बात यहाँ पे सामने निकल के आती है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज़्यादा नहीं है। जनरली यह कहा जाता है कि किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर की होना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया बुल्स लिमिटेड के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 32.91% की है। लेकिन एक नज़र इसकी प्रमोटर होल्डिंग पे ये डालते हैं तो अगर हम यहाँ पर कुछ देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर कुछ सुधार देखने को मिला है। यानी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को घटाई नहीं है बल्कि कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे ये आता है, क्या इस स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत हो गई है? तो मेरी राय मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव संकेत की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संकेत मुझे यहाँ दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं
और आपको मैं इसका कुछ कारण भी बता देता हूँ कि क्या कारण है जो मेरे को यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन इस कंपनी के अंदर देखने में आते हैं और इस रिजल्ट के अंदर देखने में आते हैं। एक बात तो ये भी आती है कि इस कंपनी के अंदर अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के यहाँ पे 292% की ग्रोथ इसके रेवेन्यू में देखने को मिली है और साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन 43% बढ़ के आया है, जिससे नेट प्रॉफिट मजबूत होते हुए दिखाई दिया है। कैश फ्लो भी यहाँ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और डेप्थ इस कंपनी के ऊपर कम है, ओनली 5% का यहाँ पे 0.5% का डेप्थ टू इक्विटी देखने में आ रहा है। साथ ही ROC और ROCE यहाँ पे अच्छा है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया किसी भी कंपनी का ROC और ROE अगर 15% से ऊपर है तो वो स्ट्रांग माना जाता है, जैसा कि हमें इंडिया बुल्स लिमिटेड के शेयर में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि अभी केवल 1 या 2 क्वार्टर देखकर पूरी तरह हमें टर्न अराउंड यहाँ पे घोषित कर दे तो यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी होगी। असली परीक्षा तो इसकी तब होगी जब यह कंपनी आने वाले 2 और 3 क्वार्टर के नंबर्स भी प्रेजेंट करे और नंबर्स भी इस प्रकार से दिखाए कि अगर यहाँ पे कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, जिस प्रकार से अभी यहाँ पे सेल्स देखने में आ रही है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो अगर कंपनी आने वाले 2 से लेकर 3 क्वार्टर में प्रॉफिट 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ या उससे ऊपर बनाते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पे साथ ही कैश फ्लो भी मजबूत रहता है, तो मार्केट इसको वास्तविक टर्न अराउंड मान सकता है और ऐसे में स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको थोड़ा अपना यहाँ पर टेक्निकल व्यू भी बता देता हूँ। जैसे कि चार्ट पे अगर मैं स्टॉक को देखता हूँ तो स्टॉक ने 9 रुपये से बढ़ के 32 रुपये तक की रैली दिखाई है। इसे शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन बन सकता है। और यहाँ पे मैं एक टॉप लेवल की बात करूँ चार्ट के ऊपर तो चार्ट में बेयरिश एनगल्फिंग का एक साइन देखने को मिला है, जो कि जब स्टॉक ने 32 रुपीज़ का हाई लगाया था तब एक बेयरिश एनगल्फिंग का साइन बना था। और इससे ये मान सकते हैं कि जब तक 32 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक के स्टॉक थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल सकता है। इसे शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग संभव हो सकती है। और आने वाले समय में अगर रिजल्ट मजबूत रहते हैं और अगले समय स्टॉक अगर 32 से लेकर 33 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ टिकता है तो यहाँ पे अगली तेजी का रास्ता खुलता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों यह रिजल्ट कमजोर नहीं है बल्कि काफ़ी मजबूत देखने में आ रहा है। और इसमें अगर यह कहा जाए कि कंपनी ने जो रिजल्ट इस समय अनाउंस किया है वो मजबूत दिख रहा है, तो हालांकि इसमें कुछ लाभ अन्य आए जैसे कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भविष्य के क्वार्टर्स में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्य व्यवसाय से प्रॉफिट बना रही है कंपनी, यानी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है या अदर इनकम से प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। अगर कंपनी अपने मेन बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करती है तो यह कंपनी के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन अदर इनकम से अगर कंपनी प्रॉफिट दिखाती है और बैलेंस शीट को इस प्रकार से मजबूत करके दिखाती है तो यहाँ पे एक संकेत सोचने वाली बात होगी, क्योंकि कंपनी का जो मेन सोर्स है अगर वहाँ से इनकम आए, वहाँ से केस आए तो स्टॉक आगे स्केल करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अदर इनकम से आए तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात हो जाती है। इससे मेरी नज़र में फंडामेंटल पहले से बेहतर हुए हैं, टर्नअराउंड की शुरुआती संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अगले 2 से लेकर 3 क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर के आधार पर करेंगे। यही वजह है कि आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट इस स्टॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको पहले पार्ट में आपको मैं टेक्निकल ये फंडामेंटल एनालिसिस बताया है कि स्टॉक ने कंपनी ने इस स्टॉक के ऊपर किस प्रकार से अपने नंबर्स अनाउंसमेंट किए हैं। अब मैं आपको पार्ट 2 में पूरा टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा कि आने वाले समय में स्टॉक के अंदर कितनी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप पार्ट 2 जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक और कमेंट में पार्ट 2 मेंशन कीजिएगा। जैसे ही मेरे वीडियो पे 100 लाइक्स मिल जाएंगे और कमेंट में पार्ट 2 लिखा हुआ मिलेगा, मैं वैसे आपके लिए इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊँगा, साथ ही कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बताऊंगा कि आने वाले समय में स्टॉक में किस प्रकार की स्टोरी की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। सपोर्ट लेवल से स्टॉक का क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, कहाँ पे आपको विचार करना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर तो आपको कौन सा सपोर्ट लेवल के ऊपर अपनी पैनी नज़र रखना चाहिए और कौन से रेजिस्टेंस लेवल को आपको एक बेरियर नाके के रूप में आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि अगर रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो स्टॉक स्पीड से भागता है। तो इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट में पार्ट 2 जरूर मेंशन करें। मिलता है दोस्तों अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बने रहिए स्टॉक बिज के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार।